अभी आपने बात की विपश्यना के बारे में, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पूरा ध्यान फैमिली की तरफ चला गया, तो जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट। मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छी सास बनूं। उन्हें उनके हक पता होते हैं, उन्हें उनके कर्तव्य भी पता होने चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं देवीना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। और आज की जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। फिर भी मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी जो उन पर बहुत फबती है। सुंदर, सक्षम, अद्भुत नारी। मैं उनके रहन सहन से बहुत प्रभावित हूँ और मैं खुद उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति रघुवंशी जी आपका हमारे ब्यूटीफुल सोल्स में। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने आमंत्रित किया मुझे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ पे आई। ये सवाल जब भी मैं आपसे मिली तब मैंने आपसे पूछना चाहा लेकिन नहीं पूछ पाई, तो फाइनली आज मौका मिला है तो इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद ऑडियंस के मन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि आपकी जो सादगी है उसे आपने इस मॉडर्न ज़माने में कैसे संजो कर रखा है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। रही बात सादगी की, तो देखिए सादगी का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं पसंद हूँ, मुझे कोई और पसंद है। व्यक्ति की जो सोच होती है, आंतरिक जो सोच होती है और जो उसके गुण होते हैं, बाहर जब वो आने लगते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगते हैं। आपका रहन सहन, पहनावा, जो आपकी आंतरिक चीज़ें होती हैं उसी को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे को सिंपलिसिटी पसंद है, या शुरू से जो मेरे को पसंद थी सिंपल रहना, वो चीज़ें वो ही मेरे पहनावे में और वेशभूषा में दिखाई देती हैं। तो मेरे को उसी तरह का रहना सहना पसंद आता है। और जहाँ तक आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें मॉडर्न टेक्निक्स तो अपन को सीखना ही पड़ती, हम भी सीख रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ जो अपनी सहजता होती है, सरलता होती है, उसको कायम रखना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ मॉडर्न वर्ल्ड में भी। तो बस यही मेरा है। आप इतनी डाउन टू अर्थ हैं, तो आपका नज़रिया क्या है लोगों को, दुनिया को देखने का? देखिए, लोगों को और दुनिया को मैंने हमेशा पॉजिटिवली लिया है। मेरे नज़र में हमेशा मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो क्यों ना हम अच्छाई देखें। सही। क्योंकि वो देखने से ज़्यादा अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उस व्यक्ति से। नेगेटिविटी में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा नेगेटिविटी के अंदर। तो हमें लगता है, और मतलब मेरे को मेरी जो सोच है वो पॉजिटिविटी के ऊपर ही टिकी हुई है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव फॉलो करती हूँ और लोगों में भी वही देखती हूँ। कोई व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो, मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे घुल मिल के मिलना है, हंस के बात करनी है। मेरा मन में ऐसा ही है। थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि जो मेरी परवरिश हुई वो भी इसी तरह की हुई है कि मेरा जो परिवार मेरे को बिलोंग करता था, मेरे माता पिता, मेरे ससुराल वाले, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो भी इसी बात को फॉलो करते हैं। तो मेरे में अपने आप ये गुण आ गए कि सबसे मिलना है, सबसे अच्छे से बातें करना है। बस मैं तो यही कहूँगी कि आप हाउसवाइफ हैं, एक माँ भी हैं, और इन सब के साथ में आपने एक टाइम पर एक बिजनेस भी संभाला है एज अ बिजनेस वूमेन। तो इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ? देखिए, जब मैं शुरू में स्टूडेंट लाइफ थी तो मेरा मेन फोकस एजुकेशन पे ही था कि मुझे वर्किंग वूमेन बनना है। उस टाइम स्थितियाँ भी ऐसी थी, हम लोग उज्जैन में थे और अच्छी फैमिली से थे। तो और जो आसपास का माहौल था वो भी बहुत अच्छा था, सब पढ़े लिखे, सब जॉब में। तो ये लगता था कि मुझे भी आगे जाके जॉब ही करना है। और मुझे पढ़ाई में बहुत मतलब रुझान था। मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहता था पूरे टाइम कि मुझे पढ़ाई करना है और आगे जाके कुछ कर दिखाना है। बट कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई, जल्दी शादी हुई और शादी के बाद फैमिली में थोड़े से हेल्थ इश्यूज हुए, तो उसके वजह मेरा फोकस एकदम डाइवर्टेड हो गया, फैमिली की तरफ हो गया। तो मैंने अपना पूरा ध्यान फिर फैमिली के ऊपर लगाया। पहले पापा जी की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। कुछ इश्यूज़ हुए, मुझे फैमिली हेल्थ इश्यूज़ हुए, तो मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट करनी पड़ी जल्दी से।
पहले मुझे एक बेटी हुई, फिर उसी के जस्ट बाद मुझे ट्विंस 2 बेटे हुए, तो 3 बच्चे, परिवार, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो पूरा ध्यान फैमिली की तरफ चला गया। तो जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया, तो फैमिली पे चला गया। फिर भी मैंने कोशिश तो की, लेकिन क्या क्या होता है कि आप एक चीज़ को ही एक बार में अच्छे से कर पाते हैं। सही। तो मैंने उस टाइम अपना वो छोड़ के अपना फैमिली पे ध्यान देना चालू कर दिया, और बच्चों की एजुकेशन, फैमिली, अपने ऊपर हर चीज़ पे ध्यान देना। लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखती रही, करती रही, जब भी टाइम मिला। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा इस बात के लिए सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें शुरू से पता था कि मुझे कुछ करना है, और मेरा पढ़ाई पे इतना ध्यान जो रहता था, क्योंकि मैं बच्चों में भी सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी। बाकी की चीज़ें ये देखते थे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ये देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, बाकी और चीज़ें, बच्चों को यूसी मार्क सिखाना है, लैंग्वेज सिखानी है, क्या संस्कार डालने, वो चीज़ें वो ध्यान रखते थे। लेकिन मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन दिलाना, अच्छे संस्कार दिलाना। साथ साथ हम दोनों के साथ ये बच्चे बड़े होते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो हॉस्टल गए, तब फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहे। तो उस टाइम मेरे पास टाइम था, और ये भी बाहर टूर पे अधिकतर रहते थे, और विपश्यना वगैरह इन्होंने ज्वाइन की, तो इनको जाना पड़ता था, तो उस टाइम मोबाइल भी चालू नहीं रहता था। तो इन्होंने मेरी जिम्मेदारी फिर मुझ पर डाली कि मैं नहीं रहूँ तो आप जाके बिजनेस संभाल सकते हो। अब इतने गैप के बाद मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कहा देखते हैं। कुछ लोगों ने, घर वालों ने ये भी कहा कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत सपोर्ट मिला। तो सबके सपोर्ट के कारण फिर मैंने अपना बिजनेस एमरॉन बैटरीज का था, वहाँ पे जाना चालू किया। वहाँ शुरू में तो थोड़ा सा ऐसा अजीब लगा, लेकिन फिर अच्छा रिस्पांस आया, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू करना चाहिए। वहाँ का जो स्टाफ था, आसपास के जो हमारे पुराने स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं नई फील्ड में जा रही हूँ। और जो ऑफिसर्स थे, जब ये लौट के आए बाहर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बोला कि भाभी ने बहुत अच्छे से, मैम ने अच्छे से संभाला, और खूब ग्रोथ भी हुई तो एक प्लस पॉइंट हो गया। ये भी कहने लगे कि तब तुम्हें संभालना चाहिए। तो मैंने उस बीच में, उस टाइम पीरियड में मैंने संभाला। फिर जस्ट थोड़े दिन बाद कोरोना आया, तो फिर बच्चे भी घर आ गए, घर मतलब थोड़ा सा बिजनेस वगैरह भी बंद, मतलब वो उस टाइप का हो गया, ऑनलाइन होने लगा सब। तो फिर मैंने वापस से बच्चे यहाँ पे आए, तो बच्चों पे ध्यान देना चल गया। वो पीरियड भी बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह मेरी यहाँ की बिजनेस की जर्नी चालू होती। अच्छा, आपने अभी विपश्यना की बात की जी, तो आप विपश्यना गई हैं? हाँ। विपश्यना के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। विपश्यना गई हूँ। विपश्यना हमारी एक ध्यान विद्या होती है, भारत में बहुत ही पुराने प्राचीन समय से विद्यमान थी, लेकिन कुछ कारणों से ये बीच में लुप्त हो गई थी। फिर 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने इसको पुनः खोजा और इसका प्रचार प्रसार किया। विपश्यना एक बहुत ही प्राचीन विद्या है, ध्यान विद्या है। इसमें हम अंतर मन की गहराइयों में जाके अपना आत्मनिरीक्षण करके अपनी आत्म शुद्धि की जाती है। विपश्यना का अर्थ है, विपश्यना में से 2 शब्दों से बना है, वी और पश्यना, मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही सचमुच से देखना और जानना। कोई चीज़ जैसी हो उसमें कुछ भी मतलब जोड़ा या घटाना नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही उसको जानना है। इसी को हम विपश्यना कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुना में विपश्यना का आयोजन होता है। मैं खुद इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि इस आयोजन का समय क्या है और कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं। विपश्यना अपने भारतवर्ष में पूरी जगह इसके शिविर लगते हैं, इनके केंद्र बने होते हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। 10 दिन का ये कोर्स होता है। सौभाग्य से हमारे गुना में पगारा जो एक ग्राम है, वहाँ पे विपश्यना स्थल का केंद्र बनाया गया है, जिसका पगारा धम्म करके नाम दिया गया है। आप उसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आप जब भी जैसे जाना चाहते हैं या उसका जो शिविर है उसको करना चाहते हैं अटेंड, तो इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। या तो ऑफलाइन करवाइए या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, आपको नेट पे इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 10 दिन का ये शिविर होता है। यहाँ पे आपको अपना जो डेली रूटीन का जो सामान होता है, कपड़े वपड़े, वो लेके जाना पड़ता है। बाकी सारी व्यवस्था केंद्र वाले ही करते हैं, आपको सिर्फ जाना रहता है। वहाँ पे आर्य मौन का पालन किया जाता है।
बिल्कुल शांत रहा जाता है 10 दिन। आर्य मौन वो होता है जब हम वाणी से, शरीर से बिल्कुल मौन रहे, मतलब अपने मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं ना, वो भी शांत रहे, मन भी शांत रहे, विचारों को सिर्फ हम देखते रहें। तो ये विद्या ही विपश्यना कहलाती है। 10 दिन का ये शिविर होता है, 11वें दिन इसका समापन होता है। आप शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और वहाँ जा सकते हैं। वहाँ गुरुजी रहते हैं, वो 10 दिन ये कोर्स करवाते हैं आपको, लेकिन बिना 10 दिन ये शिविर करे आप इसका ज्ञान नहीं ले सकते। तो आप पहली बार तो इसका जाना पड़ेगा, शिविर में आपको अटेंड करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे हैं गुना में, वो पगारा में आराम से कर सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे। आपकी अब तक की ज़िंदगी का जो सफ़र है, क्या आप खुश हैं उससे? जी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने उतना अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा। मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिलेगा, इतने अच्छे हस्बैंड मिलेंगे, इतना सपोर्टिव परिवार मिलेगा। क्योंकि देखिए, माता पिता का तो बहुत अपन लाड़ के रहते हैं, तो वहाँ तो बहुत अच्छे से जीवन निकलता है। स्ट्रगल की बारी जब आती है, जब आपकी ससुराल में आप जाते हैं, तो आपको कैसा अलग माहौल मिलता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि वो लोग, सब लोग पढ़े लिखे, अच्छे सुशिक्षित और अच्छे संस्कार वाला परिवार मिला, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बहुत लकी रही कि बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, जिन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। जो चीज़ें मैं करना चाहती थी उसके लिए मुझे आगे सिखाया भी, आगे लाए भी। और मतलब ऐसा नहीं है कि रोका गया, पूरी स्वतंत्रता मिली, और जो मैं करना चाहती थी वो मुझे बिल्कुल आज़ादी मिली, और मैंने किया भी। और आज जो है, मैं कहूँगी कि उन लोगों की मदद से मैं यहाँ तक आ पाई। ये मैंने क्विक आंसर सेशन रखा है, इसमें मैं एक नाम लूँगी, उसको सुनकर आपके दिमाग में जो भी आए वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि पापा सुन के दिमाग में एक चीज़ आती है, रिस्पेक्ट, बचपन, डिसिप्लिन, स्कूल, टीचर्स, दोस्त, खुशी, लाइफ, हस्बैंड, पानी पूरी पानी पूरी, खटाई और बच्चे। शांत। बच्चों का योगदान क्या रहा आपकी लाइफ में? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों से ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज आए बच्चे जब आपकी लाइफ में आए तब, और क्या कभी सिचुएशंस हार्ड हुई? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने मेरी लाइफ से रिलेटेड ये वाला, क्योंकि मेरा फोकस वर्किंग वूमेन पे ही था कि मुझे वर्किंग वूमेन बनना है। बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मेरे को अपना फोकस चेंज करके अपनी लाइफ में ये हाउसवाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको फुलफ़िल करना था। और एक नारी के लिए एक माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। 3 बच्चे संभालना एक छोटी सी उम्र में बहुत, मुझे लगता है कि कठिन काम था। बच्चे बड़े होते हैं, उनको संभालना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, मतलब जैसे 3 बच्चे हैं तो आप 3 लाइफ तैयार कर रहे हो, साथ में अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो। रोज़ की जो डेली रूटीन रहता है वो तो होता ही है, परिवार को भी आपको देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप उसमें खो जाते हो, आप जो रहते हो वो नहीं रहते, आपका वजूद उस टाइम ख़त्म हो जाता है, और आपकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आएंगे, आपका जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। सिचुएशंस तो हार्ड हो जाती है, लेकिन क्या माँ बनने का जो एक एहसास होता है वो सब पे भारी पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी की मेकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत टफ होती है, उसमें आपको जितना दुख मिलता है या आपको जितना दर्द सहना पड़ता है उसके बाद ही आप पहचाने जाते हैं। सही है। तो इसलिए अच्छा है कि वो मेकिंग प्रोसेस, जैसे आप बन रही हैं, माँ बन रही है, वो आपकी मेकिंग प्रोसेस है। आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो भी एक मेकिंग प्रोसेस है। तो वो पीरियड तो आपका टफ रहेगा, आपको उसमें आपका स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद ही आप सफल हो पाएंगे। तो उस मेकिंग को एंजॉय कीजिए मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर हार जाता है, अपनों से, मेहनत से, या फिर परिस्थितियों से। कभी आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा? नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड रहा नहीं जो मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को उसके लिए संघर्ष करना पड़ा या अड़ना पड़ा। जो मेरे मतलब जो तय किया गया मैंने उसे माना,
अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा लगता था कि एक्सेप्ट करने में ज़्यादा अच्छा है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है तो अब हम जितनी जल्दी उनको एक्सेप्ट कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी नींव अगर मजबूत है, आपकी परवरिश अच्छी हुई है तो आप थोड़े से हिलते नहीं हैं, डिगमगाते नहीं हैं। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में खुद को कैसे शांत रखती हैं? इसका क्या मंत्र है? इसका तो कोई मंत्र नहीं है, सीधा साधा विपश्यना का मैं कहूँगी कि विपश्यना का ही असर है। अब मैं डिसीजन उनके हिसाब से ही लेती हूँ जो मैंने विपश्यना की है, क्योंकि देखिए उसमें यही सिखाया गया है जब एक स्थिति आपके अनुकूल ना हो तो आप शांत रहिए, और जब आपका मन अंदर से शांत हो जाए तब आप डिसीजन लीजिए। कैसी भी कोई सी भी परिस्थिति आए जो आपके अनुकूल नहीं है तो हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए और उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब और भी लोग शांत हो जाएं, तब शांति से बैठ के अपन डिसीज़न ले सके जो भी डिसीजन। तो जब यही मेरा मंत्र है इसका। तो अच्छा, तो आपके बच्चे हैं, है ना, तो एक्सपेक्टेशन सबको रहती है बच्चों से, तो आपकी बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप उनको कहाँ देखना चाहती हैं कि कहाँ वो पहुँचे, क्या करें, कैसे रहें लाइफ में? देखिए अपेक्षाएं तो नहीं है मेरी, मैं सच कहूँगी कि अपेक्षा रखना एक तरह की तृष्णा हो जाती है कि मैं आशाएं रख रहे हैं कि ये हो इच्छा, और वही दुख का कारण बनती हैं। इसलिए अच्छा ये है कि जो अपन अपना कर्म करें, मैंने अपना पूरा जो टाइम उनको दिया है उसी पे लगाया है उनका कि उनको क्या करना है आगे, वो संस्कार दिए हैं तो बस मैं उसी में खुश हूँ। अपेक्षाएं तो कुछ नहीं है, बस मतलब वो जो भी करें जीवन में अच्छा करें, बस जो मैंने उन्हें शिक्षा दी, जो संस्कार दिए वो उनके काम आए, और आगे अगर उनकी परवरिश अच्छी हुई है तो वो अच्छे रास्ते पे अपने आप ही चलेंगे। तो मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। तो आपके 2 बेटे भी हैं, तो आप कैसी सास बनेंगी? देखिए मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छी सास बनूं। देखिए वो जब आप किसी की बच्ची को लेके आएंगे तो वो इतनी जल्दी तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, थोड़ा टाइम लगता ही है कि वो आप में ढले, आपको समझे, और उसके बाद में तो कोई भी अपने हिसाब से नहीं ढल पाता एक टाइम, और आशा करती हूँ कि खूब अच्छी सास ही बनूं। तो अब ये हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि आगे आपको क्या उम्मीदें हैं आपकी लाइफ से, और हम लोगों को क्या बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस का एक हिस्सा देना चाहूँगी? देखिए आगे तो मैं जीवन से यही उम्मीद, अपने जीवन से यही करूँगी कि मैं किसी के काम आ सकूँ। जैसे अच्छी लाइफ मुझे मिली, लोगों ने मेरी मदद की, मैं आगे लोगों की भी मदद कर सकूँ, जैसे उनके जीवन में कुछ अच्छी रोशनी का मतलब एक सहारा बन सकूँ। और दूसरा एक बच्चियों को और महिलाओं को ये छोटी सी सलाह दूँगी कि जैसे उन्हें उनके हक पता होते हैं, उन्हें उनके कर्तव्य भी पता होने चाहिए, जिससे वो अपने हक मांगे लेकिन अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करें। और हर महिला को या हर बच्ची को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए कि उसे आगे जीवन में क्या करना है। एजुकेशन ज़रूर लें, अपनी पूरी ज़रूर करें, संस्कार अच्छे लें, और आगे जाके अंत में वो ऐसे कार्य ज़रूर करें, क्योंकि अंत में जाके अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने क्या करा, आपका जीवन सार्थक हुआ क्या, तो उनके पास इस आंसर के लिए हाँ हो कि हमने अपना जीवन सार्थक किया। समाज को उन्होंने क्या योगदान दिया, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं तो वो भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम दुनिया को कुछ दे के भी जाएँ, खाली हाथ ना जाएँ। लोग मरने के बाद भी आपको याद रखें आपके कार्यों से, किसी के अंधकारमय जीवन में आप रोशनी का कारण बने। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपना एक अच्छा सा सुंदर सा लक्ष्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी रघुवंशी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्हें आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं देवीना आप सबसे विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।